नमस्कार। दो लेक्चर हम लोगों के ऑलरेडी हो चुके हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट में दो लेक्चर में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हो चुका है। ठीक है, अगला जो है यूनिट का ये पार्ट 3 आएगा। इसमें अगला जो लेक्चर है पार्ट 3 जो अभी हम लोग कर रहे हैं, और एक आएगा पार्ट 4 जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखेंगे और मेन रूप से इसमें नीट एवं एडवांस में आए हुए क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो पार्ट है बहुत लंबा खींचने की कोशिश नहीं करूँगा और बहुत छोटा भी करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि मेन मकसद जो है समझना है। तो इसमें जो हमने कल का जो लेक्चर ख़त्म किया था उसमें बताया था कि अब इसके जो भी एप्लीकेशन है, लिमिटेशन है, यूनिट कन्वर्जन है, इन सब चीज़ों को हम लोगों को देखना है और उसी से रिलेटेड हमें बात करनी है। ठीक है, तो इसमें जो पहला था हमारा, पहला क्या था कि एप्लीकेशन ऑफ यूनिट। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ यूनिट। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहला जो है डिड्यूसिंग द रिलेशन among फिजिक्स क्वांटिटीज मतलब ये एप्लीकेशन है। क्या कहना चाह रहा है कि जो भी हमारी फिजिक्स की क्वांटिटी है, जैसे मास हो गई, लेंथ हो गई, टाइम हो गई, इंटेंसिटी हो गई, ठीक है, पावर हो गया, फोर्स हो गया, इन्फिनिटी टाइम ऑफ फिजिक्स की क्वांटिटी है। ठीक है, ठीक। अब इसमें एक रिलेशन को डेवलप करना है। तो रिलेशन को कैसे डेवलप करना है इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, जिसमें मैंने सोचा है 1 से 2 या फिर 3 इसमें हम लोग रिलेशन को डेवलप करेंगे और अपनी समझ को बढ़ाएंगे। तो देखिए, जो पहला हमारा है, इसकी जो पहली एक्सरसाइज है ये हम लोग आज एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज क्या है, कह रहा है कि ये एक पेंडुलम है। ठीक है, पेंडुलम है। ठीक है, इसका जो मास है m है, इसकी लेंथ l है और यहाँ से ये फिक्स है। ठीक है, फिक्स है। ठीक, अब कह रहा है इसमें कि ये ऐसे मोशन करेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर इस पोजीशन पे आएगा, फिर यहाँ जाएगा। ठीक है, इसको, और फिर यहाँ आएगा, मीन वैल्यू तक आएगा। तो ये इसकी पोजीशन है। ठीक है, तो अब इसमें जो टाइम पीरियड है, मतलब यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, यानी कि इतने में जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड जो t है, ये कह रहा है कि ये मास m पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेंथ l पे डिपेंड करता है।
ठीक है। उसके बाद इस पे मान लीजिए ग्रेविटी एक्सेलरेशन, ग्रेविटी जो है हमारी जी पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब टाइम जो है इन पे डिपेंड करता है, ऐसा ये बता रहा है, डिपेंड करता है। किस तरीके से डिपेंड करता है? रेसिप्रोकल में है, प्रोपोर्शनल में है, या फिर मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे है किस तरीके से एडिशन में है, कैसे ये डिपेंड करता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो देखिए जो टाइम टी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके कह रहा है? मास पे। अब मान लीजिए मास पे हम मान लेते हैं कि पावर ए से डिपेंड करता है, लेटेड भी मान लेते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है लेंथ पे, तो हम मान लेते हैं कि लेंथ पे पावर बी से डिपेंड करता है। ठीक है, लेंथ पे। ठीक है। फिर कह रहा है ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी पे हम सी पे कह रहे हैं कि ये डिपेंड करता है। ठीक है। तो इसमें जो टाइम होगा वो हो जाएगा, अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट को हम कहेंगे के, तो ए टू द पावर एल, बी और ए सी, इस पे ये डिपेंड करता है। ठीक है। इन तीनों चीज़ों का हमारे पास हमें यूनिट ज्ञात है। ठीक है। तो देखिए पहले टाइम की यूनिट लिखेंगे, तो टाइम की यूनिट हम जब लिखेंगे तो हमारी टाइम की यूनिट यही होगी टी। ठीक है। हमारा के की जो यूनिट है ये हमें मालूम नहीं है। ठीक। यम की यूनिट जो हमारी होगी यम होगी। ठीक है। यल की जो यूनिट है वो होगा यल, और जो एक्सेलरेशन की यूनिट है हमें मालूम है, एक्सेलरेशन की यूनिट है जो ए होगा। ठीक है। यूनिट का जब हम शुरुआत कर रहे थे तो उसके पहले पार्ट में, लास्ट में मैंने बताया था कि जब कोई दो फिजिक्स की क्वांटिटी मान लीजिए कि ए टू द पावर एम और ए टू द पावर एन, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो अगर इनका अगर बेस बराबर है तो इनकी पावर जो है ऐड हो जाती है। ये हमने फार्मूला आप लोगों को बता रखा है। ठीक, ये बताया। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए इस चीज़ को थोड़ा एलोबरेट कर, एक चीज़ और बता देता हूँ। पहले कोई भी बेस, दुनिया का कोई भी बेस हो, अगर उस पर पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इसको हम, अब यहाँ देखिए m कोई है इसमें मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो m टू द पावर m हो जाएगा a। ठीक है। l है तो a हो जाएगा, इस पे आएगा ए b मल्टीप्लाइड l टू द पावर c। ठीक है। और इंटू 2c, यही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी इस फार्मूले को बताया है, तो a हो जाएगा m टू द पावर a। ये देखिए दोनों का बेस सेम है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो b प्लस c। ठीक है, b प्लस c ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका e टू द पावर -2c। ठीक है। अब देखिए यही चीज़ यहाँ पे जो इसके बताने का मतलब मेरा यही था कि हम m टू द पावर 0 अगर लिख देते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और 1 का किसी में मल्टीप्लाई करने पे कोई भी क्वांटिटी की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ये चीज़ें हो गई। इसी तरीके से हम जो इधर क्वांटिटियाँ हैं वैसा ही हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। l टू द पावर 0 कर दिए, इसकी भी वैल्यू 1 होगी। जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो इसकी भी मल्टीप्लिकेशन से कुछ नहीं होगा, t टू द पावर 1 ऐसे होगा।
अब देखिए इस पे जो पावर है ना, इस पे तीनों को कंपेयर करिए, तीनों को कंपेयर करिए, क्योंकि ये भी चीज़ एक ही है और ये भी वही आनी है, क्योंकि यूनिट हमेशा एक ही रहेगी, चेंज नहीं होती है। यानी कि इनके पावर भी हैं जो सेम होने चाहिए, तभी जाके दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ये क्वांटिफाइड होंगे और सेम होंगे। तो दोनों को कंपेयर करिए, तो a टू दी पावर जब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो m की यूनिट 0, m की यूनिट जो है यहाँ से देखिए m पे पावर, देखिए यहाँ पे m पे पावर कितना है, m पे पावर कितना है यहाँ पे 0, और यही 0 जो है यहाँ के m के पावर के बराबर होगा, तो a हो जाएगा a, यानी कि a की वैल्यू हमें मिल गई 0। इसी तरीके से यल का देखिए, ठीक है, यल का देखिए तो a हो जाएगा b प्लस c बराबर 0, ठीक है। इसी तरीके से अगर t का देखेंगे तो a 1 है, जब कोई भी नई पावर रहती है तो उस पर क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तो a देखिए a हो जाएगा 1, इसके बराबर हो जाएगा -2c, तो c की वैल्यू जो आ जाएगी -1/2 आएगी, ठीक है। इसी c की वैल्यू को जब यहाँ रख देंगे, इस c की वैल्यू को जब यहाँ रख देंगे तो b की जो वैल्यू आएगी a आएगी +1/2 a आएगी, ठीक है। यही दोनों चीज़ें आएंगी, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, अब थोड़े से समय के लिए इसको रफ कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जब इन वैल्यू को a, b और c की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, ये जो हमारा नेटिव इक्वेशन थी, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा k m टू दी पावर 0, ठीक है, m टू दी पावर 0, ठीक है, l टू दी पावर 1/2, ठीक है, b की वैल्यू हाफ आई है, और g टू दी पावर -1/2, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। यहाँ से इसको कम करेंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ये 1 हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, यानी इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2। अब ये क्या होता है, किसी पर भी अगर हाफ 1/2 रहता है यानी कि ये रूट में रहते हैं, तो ये हो जाएगा √L/√G, ठीक है, टाइम t, तो ये हो जाएगा k√L/G। तो टाइम पीरियड की जो इक्वेशन आएगा ये आएगा t बराबर k/√L/G। यही जो होता है, इसी इक्वेशन को डिड्यूस करें। अब इसमें थोड़ा सा ये अपना k जो है इसकी एक्सपेरिमेंट वैल्यू वगैरह करके k बराबर 2 पाई कर देते हैं, तो t बराबर जो हो जाता है 2 पाई L/G। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, ठीक है। एक चीज़ तो हमने अपना डिड्यूस कर लिया, या फिर फिजिकल क्वांटिटियों का रिलेशन हमने प्राप्त कर लिया है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वांटिटी है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है, अगली क्वांटिटी। अब इसके बाद जो है आप लोग भी इसमें जैसे अपनी समझ को बढ़ाइएगा, और जैसे मान लीजिए कि एक फार्मूला है P = mv, मोमेंटम का फार्मूला है, इसका जो है आप लोग रिलेशन डिड्यूस करिएगा इसी तरीके से, इस मेथड से। 1-2 मेथड और मैं देख रहा हूँ इसके बारे में, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले एप्लीकेशन की तरफ, ठीक। तो दूसरा जो है हमारा स्टोक थ्योरम, सभी लोग जानते हैं, स्टोक लॉ जानते हैं, जो फ्लूइड में पढ़ाया जाता है।
तो स्टोक लॉ में कह रहा है, पहले थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है और यहाँ से एक बॉल है, ठीक है। स्टोक्स लॉ के बारे में, स्टोक्स लॉ, ठीक है, स्टोक्स लॉ के। अब एक बॉल जो है इसका मास m है, ठीक है, इसकी डेंसिटी जो है रो है, वॉल्यूम v है, इसकी डेंसिटी ρ1 है, ठीक है, इसकी मान लीजिए रो है, इसका वॉल्यूम v है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इसका मान लीजिए कि इसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो ईटा है, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और ये कह रहा है कि एक ब्लॉक है, ये स्पीड से अपने स्पीड से जो है स्लोली वाटर में नीचे आ रहा है, ठीक है, वाटर में नीचे आ रहा है। तो कह रहा है कि इस पे क्या है कि इसमें जब ये एंट्री करेगा तो इस पे विस्कस फोर्स लगेगा बॉल पे, और इसके मोशन को ये अपोज करेगा, ठीक है, जैसे हम लोगों ने कल देखा था। तो इसके जब मोशन को अपोज करेगा तो उसी विस्कस फोर्स को ये कह रहा है कि F है, ठीक है। और ये जो विस्कस फोर्स है ये किस पे डिपेंडेंट करता है, ये डिपेंड कर रहा है, मान लीजिए कि इस ब्लॉक की रेडियस r है, तो ये कह रहा है कि ये जो विस्कस फोर्स है ये रेडियस r पे डिपेंड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि ये v वेलोसिटी से आ रहा है तो कह रहा है कि वेलोसिटी v पे डिपेंड कर रहा है। और उसके बाद अगला जो कह रहा है कि ये विस्कोसिटी कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को 3 चीज़ें इसमें दी हुई हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस पे रिलेशन हमको डिड्यूस करके लाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशन को डिड्यूस करके ले आएंगे, क्योंकि हम लोगों का काम ही है रिलेशन को डिड्यूस करके लाना, और हमें ये सब चीज़ों को सीखना है, हम लोगों का काम है, ठीक है। तो इस चीज़ से हम घबराएंगे नहीं और इसको सीखेंगे, प्रॉपरली सीखेंगे, और सीखना ही काम ही तो है, केवल सीखना काम है और सीख रहे हैं, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब रेडियस r जो है वो आपकी किस पे डिपेंडेंट है, आप लोग ये देख लीजिए किस पे डिपेंडेंट है। तो वो आपकी डिपेंड है नहीं, किस पे, क्या चीज़ से मेजर की जाती है, तो ये मेजर की जाती है यल से, यानी कि मीटर से, और उसको डिनोट करते हैं यल, ठीक है। ये जो है वेलोसिटी है और वेलोसिटी की जो यूनिट है 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ईटा है इसकी यूनिट को हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही निकाल लिया था, एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से फोर्स बराबर ईटा ए dV/dx, ठीक है। यहाँ से जो हमारी यूनिट आई थी ए आई थी, ठीक है, ए आई थी हमारी, जो यूनिट आई थी ए आई थी m L⁻⁻n और T⁻⁻3, ठीक है, ठीक, -1 होगा, ठीक है, यही यूनिट आई थी हमारी, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है, यही यूनिट आई थी, ठीक। तो ये ईटा की, तो यहाँ पे ईटा की यूनिट जो है m L⁻⁻1 T⁻⁻n ए आया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें रिलेशन को हम डिड्यूस करेंगे, ठीक है। रिलेशन को डिड्यूस करने से पहले फोर्स की हमारी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, ये हमारी यूनिट है, ठीक है, L⁻⁴, ठीक है, कोई किसी को दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक, ठीक है, ये चीज़ें हो गई।
अब क्या करेंगे, वही फार्मूला फिर से यहाँ पे लगेगा, ये फार्मूला लगेगा और इस फार्मूले को लगाएंगे यहाँ पे। तो देखिए ये फार्मूला जब लग रहा है तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये आएगी यम यल t⁻², ठीक है, के। अब देखिए यल, ठीक है, ए एल टू द पावर ए, एल टू द पावर बी प्लस हो जाएगा एल टू द पावर -c, ए आ जाएगा, ठीक है, ए बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसमें m नहीं है, इसमें m नहीं है, इसमें है, तो m टू द पावर c, एक बना, ठीक है। अब देखिए t पे देखिए -b, यहाँ से ये आ जाएगा -b और -c, यानी t टू द पावर, इसी में लिख दे रहा हूँ, t टू द पावर -c, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, ठीक। किसी को अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है हम इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग वहाँ ज्वाइन होइएगा और कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको सीधे इस लेक्चर को देखते हुए उसका स्क्रीनशॉट लेके उसके बारे में लिख दीजिएगा कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं, अगले दिन उस चीज़ को समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये चीज़ें हो गई, ठीक। इसको सिस्टमेटाइज करते हैं तो m टू द पावर c, l टू द पावर a प्लस b माइनस c, ठीक है, और t टू द पावर -b माइनस c, ठीक है। अब फिर वही बात हम क्या करेंगे कि मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों का हम कंपैरिजन करेंगे और तीनों का कंपैरिजन करने के बाद हम इनके पावर को एक जगह इक्वलाइज करेंगे, ठीक है। तो देखिए m टू द पावर यहाँ पे 1 है, 1 है, यहाँ पे c है, तो यहाँ पे हो जाएगा c = 1, ठीक है। यहाँ पे भी 1 है, तो ये हो जाएगा a प्लस b माइनस c बराबर 1, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे -2 है, ठीक है, वहाँ पे क्या है -b माइनस c। अब देखिए c की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, जब जिस c की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे ना तो a हो जाएगा, यानी कि b की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 आएगी, b की वैल्यू जो है 1 आएगी, इसको सॉल्व करिएगा, ठीक। c की वैल्यू 1 आ गई। अब इन दोनों वैल्यूओं को जब यहाँ रख देंगे, ठीक है, तो a की भी वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। तो जो हमारा मूल जो इक्वेशन है, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू को जब रखेंगे, फोर्स की वैल्यू को, तो ये हो जाएगा η⁴ v/r k। तो ये रिलेशन आपका जनरेट होके आएगा और इसी रिलेशन की हम लोग बात भी कर रहे थे। तो ये आपका एक चीज़ हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि कौन सा रिलेशन करें या तो फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। अगला रिलेशन जो है, अगले टॉपिक पे चलिए। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन जो है, दूसरा एप्लीकेशन जो है, ये दूसरा एप्लीकेशन है इसका, दूसरा एप्लीकेशन है यूनिट को कन्वर्ट करना, ठीक है। टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी, टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम, दूसरा एप्लीकेशन है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये एक n होता है, ये नंबर होता है, ये यूनिट होती है, ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं, इससे ये रिलेशन बनता है, ठीक है, ये रिलेशन बनता है, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, देखिए n जो है
ये नंबर है, ये नंबर है, ठीक है। ये जो है यूनिट है, ठीक, यूनिट है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो एक इसमें फार्मूला लेते हैं। जैसे देखिए फोर्स की जो यूनिट होती है ना, वो एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम में न्यूटन होती है। फोर्स की जो यूनिट होती है, न्यूटन जो होती है एसआई या फिर एमकेएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में डाइन्स होती है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ठीक। तो अब देखिए इसमें कह रहा है कि न्यूटन को डाइन्स में कन्वर्ट करिए। क्या कह रहा है? न्यूटन को, क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन एक ले रहे हैं, क्वेश्चन कन्वर्ट न्यूटन्स टू डाइन्स, ठीक है। इसका यूज करेंगे। तो देखिए n u1 n2 u2, मान लीजिए कि ये एसआई यूनिट का पार्ट है और ये जो है सीजीएस यूनिट का पार्ट है, ठीक है, सीजीएस यूनिट का। अब देखिए यहाँ पे क्या हमें प्राप्त करना है, n2 की वैल्यू याद करनी है। अब मान लीजिए कि ये 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन, अगर कुछ नहीं दिया तो 1 न्यूटन पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से n2 की जो वैल्यू आएगी n1, ठीक है, u1 अपान u2, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से जैसे फोर्स जो है, फोर्स की जो यूनिट होती है एम एल टी टू द पावर -2, यही होती है ना। यहाँ से रख देंगे n2 बराबर रख देंगे, तो n तो आ गया, n1 की वैल्यू जो 1 है। यहाँ देखिए तो ये एम एल टी टू द पावर -2 अपान एम एल टी टू द पावर -2। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ये है कि ये वाला जो है ये सीजीएस सिस्टम में एसआई यूनिट में है, ठीक है। तो इसको अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। और ये तो ये हो जाएगा m1 m2, ठीक है, m1 ठीक है, m2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा L1 अपान L2, ठीक है। ये हो जाएगा T1 अपान T2 -2, ठीक है। अब देखिए ये जो है एमकेएस सिस्टम में है, यानी कि, और ये जो है, अब देखिए एमकेएस सिस्टम में जो मास है वो केजी में रहेगा और सीजीएस सिस्टम में जो मास है वो ग्राम में रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, ठीक है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेकेंड बराबर 1 सेकेंड होता है। इस चीज़ को आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। अगर जिसको नहीं याद है उसको करा दिया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ऊपर वाली यूनिट जो है एसआई यूनिट है, नीचे वाली सीजीएस सिस्टम में है, ठीक है। तो अब देखिए इसको बदलेंगे एक सिस्टम में, तो m1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1000 m2 के बराबर होगी अपान m2, ठीक है। लेंथ जो है वो ये हो जाएगा, L1 जो है ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो यानी कि सेंटीमीटर में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये L2 अपान L2, और सेकेंड जो है 1 सेकेंड है, ठीक। तो इस पे कुछ भी लगा दो, एक पे कोई पावर, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ से ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5। ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा डाइन्स में, ठीक है, डाइन्स में आ जाएगा, ठीक। तो यही कह रहा है कि 1 न्यूटन बराबर
1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन्स होगा। तो यही इसको कन्वर्ट करने का ये काम आता है, कन्वर्ट करने का, ठीक है। उसके बाद जो आप लोगों को अगर कुछ और अच्छा लगे तो जैसे मान लीजिए कि जूल एनर्जी की जो यूनिट होती है, एनर्जी की जो यूनिट होती है, एनर्जी की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है, जो एसआई यूनिट जो होती है वो होती है जूल, ठीक है। सीजीएस यूनिट होती है अर्ग, ठीक है, अर्ग होती है। तो इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा, आपकी एक्सरसाइज है, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए। उसके बाद कह रहा है एसआई यूनिट का लिमिटेशन कितना है, ठीक है। एसआई यूनिट का लिमिटेशन कितना है, क्या है, नहीं सॉरी, यूनिट का लिमिटेशन क्या है, ठीक है। यूनिट का लिमिटेशन क्या है, तो देखिए यूनिट का जो भी सिस्टम आप लोगों ने अभी तक देखा है सब मल्टीप्लिकेशन में चल रहा था, एक भी एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह में नहीं चल रहा था, ठीक है। तो कोई भी अगर रिलेशन लिमिट जो है लिमिटेशन ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो एनी रिलेशन generated in between physical quantity when all physical quantity them, मतलब इसमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी से यहाँ जनरेट कर रहे हैं इन मल्टीप्लिकेशन फार्म में होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये एक मोशन का इक्वेशन है, S बराबर ut प्लस हाफ at²। इसको आप, इसकी यूनिट तो इसकी भी यूनिट L है, डिस्टेंस की इसकी भी यूनिट L होगी कंबाइंड रूप से इन दोनों की, और इन दोनों की भी कंबाइंड रूप से यूनिट L होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आप लोगों को मालूम है कि ये, मगर इसको आप यूनिट के माध्यम से इसको इस इक्वेशन को जनरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यही इसमें एक लिमिटेशन है यहाँ पे, बस और कुछ था नहीं इसमें। अब देखिए 2-3 चीज़ें और बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई इक्वेशन पूछ दिया, ठीक है, कोई एक क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन निकालने का तरीका है, कोई एक क्वेश्चन है आप लोगों को एग्जाम में दे रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन में, मान लीजिए एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बता रहा हूँ शॉर्ट टर्म में। अगर आप कुछ भी, मतलब आपको कोई भी कंसेप्ट अगर याद नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को कार्य करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं, उसके बाद भी अगर एक ये भी ट्रायल हो कि अगर एक ये भी ट्रायल है कि आप इसको यूज कर सकते हैं एक बार कि उस क्वेश्चन को कर लिया जाए, क्योंकि लास्ट में जब एग्ज़ाम में जाया जाता है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं उस चीज़ को देखा जाता है, न कि आप कितना पढ़ के आए हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि 10 घंटा पढ़ते हैं, 50 क्वेश्चन अगर फिजिक्स के आ गए 30 ही करके आए, ठीक है। मान लीजिए एक लोग 6 घंटा पढ़ते हैं मगर उनके पास 50 क्वेश्चन है, वो 40 करके आ गए, मगर उन्होंने क्या किया कि आपसे ज़्यादा तो पढ़े नहीं हैं, तो उनके कंसेप्ट आपसे कम ही होंगे, मगर उन्होंने स्मार्ट तरीके से 1-2 मेथड जैसे हीट एंड ट्रायल मेथड, यूनिट चेक मेथड, ये सब चीज़ों को यूज करके उन्होंने 1-2 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो भी हो आपसे ज़्यादा सही कर लिए। यही मैटर होता है। तो हर चीज़ को जानना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से यहाँ से ये फेंका जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। मान लीजिए यहाँ से ये यहाँ तक ये डिस्टेंस x तय करता है। अब पूछ दिया इसमें कि डिस्टेंस x की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अब उसमें 4 ऑप्शन आपको, ए ऑप्शन दे दिया v²/2g, ठीक है, बी ऑप्शन दे दिया v²
यू स्क्वायर, ठीक है, यू स्क्वायर, ठीक है। ऐसे 5। तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपली आप सबसे पहले ये डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट चेक कर लेंगे इसकी यूनिट क्या है। उसके बाद इन ऑप्शनों की यूनिटों को चेक कर लेंगे। तो मोस्टली देखिए हर केस में तो नहीं कह सकता, 10 में से 1-2 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, तो ऐसे यूनिट चेक करके आप ऑप्शन को सही डिड्यूस कर सकते हैं। तो यूनिट का ये थ्योरी का जो पार्ट था यूनिट का, वो मेरी तरफ से ख़त्म हो चुका है। जो पार्ट 3 था वो फिनिश हो चुका है। अब हम पार्ट 4 पे अगले लेक्चर में काम करेंगे, जिसमें हम लोग मोस्टली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको ही देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मेजरमेंट। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मेजरमेंट। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप लोग लेक्चर देखते रहिए। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, ठीक है।